और मेरे को तो बीच में यही लग रहा था कि पूरे 150 तो नहीं आ रहे हैं, और मैं डर रहा था। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे को डर लग रहा था यार खुशी को मेरी नजर ना लग जाए। जो लोग बार बार सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ के सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे, तो शायद आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन इनफ नहीं है। Hey everyone, my name is Dr. Akash Mangukia and welcome back to my channel. So today's video, it's gonna be very special video because I have invited Dr. Tavish Pandit to talk about how he passed June 2022 FMGE exam with really good score. And he also gonna share what should be the mindset of students who are gonna appear for December 2022 FMGE exam. So without any further ado, let's just welcome Dr. Tavish. So welcome Dr. Tavish, a very warm welcome to you to my channel. And so can you Thank you Akash. So can you kindly introduce yourself please? Yeah, first of all I'd like to thank you Akash for having me on your channel. So it's the first time, by the way, I've been invited to some channel. I'm talking to them. So hi guys, I'm Dr. Tavish Pandit. I cleared my FMG examination this June 2022 and I studied in UPHST Philippines. And this is me. So let's just start by how you prepare for your exam. Okay, so I will ask question according to that. Sure. Okay, so आपका main source क्या था prepare करने के लिए? Main source अगर application wise आप बात करोगे, application prep ladder थी, और उसके अलावा जो main source था वो तो college की थोड़ी बहुत education जितना थी। और आपने अपनी notes खुद बनाई थी और वैसे प्री-मेड notes prep ladder की? नोट्स जो है प्रेप लैडर के मैंने बाय करे थे हार्ड कॉपी, मैंने उन्हीं को यूज करा था। बट एज टाइम पास बाय ना, तो फाइनल मंथ्स में फिर थोड़ा खुद बनाने पड़े मेरे को नोट्स अपने। तो लाइक आई यूज्ड एन एंकी ऐप, लाइक मेरे यूट्यूब चैनल पे देयर इज अ वीडियो ऑलरेडी देयर, व्हाट इज अंकी। सो आई यूज्ड अंकी एज अ एप्लीकेशन, so where I used to keep the important stuff and important topics that I need to remember, okay, so which are high yield topics. तो मैंने app use करी and simultaneously by last 2 months मैंने handwritten notes बनाने शुरू करे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि रिवीजन वीडियो करने चाहिए या मेन वीडियो करने चाहिए, मतलब 2 वीडियो है, मेन वीडियोस भी है और रिवीजन के वीडियोस भी है। सो प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ मेन वीडियो करें और सिर्फ रिवीजन वीडियो करें और मेन वीडियो भी करना जरूरी है, तो आपका क्या कहना है इसमें? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना किसी भी एग्जाम के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज, ठीक है ना। मेन वीडियो इंपॉर्टेंट होती है ना, शॉर्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, फिर रैपिड रिवीजन वगैरह रिवीजन वीडियो इंपॉर्टेंट होता है आपका नॉलेज, आपको कितना एग्जाम के लिए, ठीक है। अब ये आपको पहले खुद डिसाइड करना है आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आपको नहीं आता है और आपके पास टाइम है तो फिर मेन वीडियोस ही करने पड़ेंगे आपको, आइदर वो मतलब मैरो के हो या प्रेप के हो, किसी भी ऐप के हो, आपको मेन वीडियो करना पड़ेगा और सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है अब और कम टाइम में आपको पता है कि आप मेन वीडियो नहीं कर सकते, तो फिर रैपिड रिवीजन एक अच्छा वो मटेरियल बनता है कि रैपिडली रिवाइज करते जाओ और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाएगा। तो दोनों यूजफुल है। टाइम है, अगर बच्चों के पास टाइम है तो फिर मेन वीडियोस की तरफ जाओ, टाइम नहीं है तो रैपिड रिवीजन। मैं यूजुअली ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो अभी आपके पास 4 महीने हैं, तो आप मेन वीडियोस मेन सब्जेक्ट के मतलब 2 महीने में 2x की स्पीड पे चला के खत्म कर सकते हो, अगर आपका कुछ नहीं हुआ है तो। बाद में आप रिवीजन वीडियो देख के और रिवीजन नोट्स देख के बाद में आप पढ़ सकते हो उसमें से। मैं यूजुअली ये रिकमेंड करता हूं। वही बात है ना, एट द एंड सब डिपेंड ही एक स्टूडेंट के ऊपर करता है, और ये कि इंडिविजुअल होता है ये चीज, ये सब्जेक्टिव चीज है कि आपको वैसे मतलब क्या करना चाहिए। मतलब ठीक है, स्ट्रेटजी मेन सब्जेक्ट्स के लिए जो है मेन वीडियोस ही देखनी चाहिए, क्योंकि देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर मेन सब्जेक्ट्स। उनको ज्यादा अटेंशन क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि भाई उसमें से क्वेश्चंस ही इतने सारे आते हैं। बट अब जैसे कुछ बच्चे हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने सर्जरी कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ी और मेरा अच्छा स्कोर आया, लेकिन मेरे को ऑप्था ईएनटी का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मे भी शायद मेरे को ऑप्था ईएनटी की मेन वीडियो देखनी पड़े और सर्जरी में रैपिड रिवीजन कर लो। तो ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन है कि आप ही को डिसाइड करना है कि आपकी कमी कहाँ पर है। बाकी हाँ, मेन वीडियोस आर द आइडियल वे टू गो,
रैपिड रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑब्वियसली, आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और वो आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। बट रिस्क बेनिफिट देख के चलो, तो अब आप 4 महीने की आप बात कर रहे हैं, रिस्क बेनिफिट देख के चले, द होल मेडिसिन इज अबाउट रिस्क बेनिफिट, नथिंग इज लाइक ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं रहती हर चीज। तो मेन थिंग है तो फिर वो स्ट्रेटजी कर सकते हैं। मेन थिंग है कि सब सब्जेक्ट खत्म करो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट मेन तो है एग्जैक्टली। देखिए आज के टाइम पे ना, जैसे 2 साल 3 साल पहले जो है, अभी भी है वेबसाइट पे, तो एनएमसी की वेबसाइट पे है कि एफएमजी एग्जामिनेशन में किस किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, बट वो सब यूजलेस है। आज के टाइम पे वो चीज यूजलेस है, क्योंकि आप ही को नहीं पता चलेगा व्हाइल आंसरिंग कि ये किस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो टाइम ऐसा आ गया कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और जब मैं होलिस्टिक बोलता हूं तो इसका मतलब है कि सारे 19 सब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हुए किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करो। जैसे इस बार हुआ, किसी भी क्वेश्चन को सेग्रीगेट नहीं कर सकते। जैसे इस बार हुआ कि मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन सिमिलर थे। तो बिल्कुल, जैसे मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स तो चलिए फिर भी सिमिलर ही है। बात है कि मेडिसिन और फार्मा इंटीग्रेट होता है, ठीक है, सर्जरी और पैथ इंटीग्रेट होता है, उसके बाद डर्मा और साइकेट्री तक इंटीग्रेट होने लग गए हैं, ठीक है, फॉरेंसिक और डर्मा इंटीग्रेट होने लग गए हैं। बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है जो वन लाइनर आए थे इस टाइम पे, लेकिन बायोकेमिस्ट्री भी फार्मा से इंटीग्रेट होती है और डर्मा से भी इंटीग्रेट होती है। वो नायसिन वाला, जो नायसिन डेफिशिएंसी ट्रिप्टोफैन वाला जो है क्वेश्चन, वो हर साल आता है, उस साल भी आया। सेम इमेज आती है। तो कुछ चीजें हैं, अब यही बात है, तो सब्जेक्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज यू हैव। और तो सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। होनी चाहिए, वो जरूरी है। और आपके हिसाब से मतलब क्यू बैंक्स का क्या इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने क्यू बैंक्स पूरे जितने पढ़े हैं प्रेप लैडर ऐप में, मैंने क्यू बैंक्स जो हैं पर्टिकुलरली 30% ही किए होंगे। मैंने क्यू बैंक्स करे ही नहीं है, एंड द रीजन बीइंग क्योंकि मेरा बहुत टाइम उनमें चला जाता था, तो मैं उनको स्किप करता रहा कि कोई बात नहीं, एट द टाइम ऑफ रिवीजन मैं क्यू बैंक्स करूंगा। बट मैं वो भी मैनेज नहीं कर पाया। जब टाइम आया तो मेरे पास तब क्यू बैंक्स के लिए भी टाइम नहीं था। तो क्यू बैंक्स का रोल वहां आता है, वो एक्चुअली आपको एक मिरर दिखाते हैं, आपका आईना आपके मुंह के सामने लाके बताते हैं कि भाई तू देख कितना पानी में है। तो एक वो चीज है, अगर whenever you are feeling good कि ये सब्जेक्ट तो शायद मेरे को आता ही है, ये तो आता ही है, एक बार क्यू बैंक खोल लो, क्यू बैंक कर लो, विल गेट टू नो द रियलिटी। तो वो चीज है। तो क्यू बैंक, लेकिन क्यू बैंक बहुत जरूरी है, क्योंकि जीटीज आप हर बार तो नहीं दोगे ना स्टार्टिंग में। जीटी से पहले क्यू बैंक, देखो हर चीज जो है धीरे धीरे इंक्लिनेशन में जाता है, सॉरी, हर चीज धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो क्यू बैंक एक आपको है ना, पहले अगर आपको क्वेश्चन का कभी भी आइडिया नहीं रहा है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्यू बैंक आपको एक आइडिया देता रहता है और आपको टाइम भी देता है कॉन्सेप्ट समझने का क्वेश्चंस के थ्रू। तो वो अच्छा है। बाकी आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में क्वेश्चंस कर लिए, तो एक तरह की वो भी एक रिवीजन हो जाती है। मतलब तो आइडियल टाइम ये है कि जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाए तब क्यू बैंक्स करो, तब कोई फायदा नहीं करने का। क्यू बैंक आपका सिलेबस, जैसे मैंने सोचा ना, तो ये मेरी मिस्टेक थी, मैं जो मिस्टेक से लर्न करके ही बता रहा हूँ। क्यू बैंक अगर आपने स्किप कर दिया और आप सोचो रिवीजन के टाइम पे करोगे, तो आप एक गलत स्टेप ले रहे हो। रिवीजन के टाइम पे यू आर सपोज्ड टू डू द क्यू बैंक्स, नो सॉरी, रिवीजन के टाइम पे यू आर सपोज्ड टू डू द जीटीज एंड द मॉक टेस्ट। रिवीजन के टाइम पे वो करना है जब आप सारे 19 सब्जेक्ट्स एक साथ याद रखो। क्यू बैंक्स, जबकि क्यू बैंक से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं, तो वो जब टॉपिक पढ़ा है उसी टाइम करो। और पीवाईक्यूज आपने किए थे कि? पीवाई बहुत किए। पीवाईक्यूज मैंने एक्चुअली रट्टा तक मार लिया था। 2020 अगस्त से जितने क्वेश्चंस 2021 दिसंबर तक थे, उसमें से कोई भी आ जाता, मैं उसको गलत जाने ही नहीं दे सकता था, जिसका मुझे फायदा हुआ है। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, मतलब क्वेश्चन इफ नॉट इन द सेम फॉर्म, एटलीस्ट जो आपसे पूछना चाहता है, ठीक है, एग्जामिनर वही चीज वो पूछ रहा है, क्वेश्चन की शक्ल बदल देता है, पूछना उसको वही है। ठीक है, ये पहला अगर क्यों हो रहा है,
अब वो पेलाग्रा की जगह कुछ और कसाल नेकलेस लिख देगा, लेकिन क्यों हो रहा है पूछना उसे, क्यों हो रहा ही है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर का सेम ही रह रहा है इतने सालों में, और काफी रिपीट हो रहे थे क्योंकि पिछले साल से और 2020 अगस्त से, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में चेंज, थोड़े बहुत चेंज हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। इस साल भी रिपीट हुए हैं, तो पीवाईक्यूज तो करने ही चाहिए, पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने चाहिए। मतलब सेकंड पार्ट में मतलब ऐसा लग रहा था कि पिछले साल के क्वेश्चन किए हुए थे, इसलिए सेकंड पार्ट इजी लग रहा था। सेकंड एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने पकड़ा। सेकंड पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट 30 क्वेश्चंस, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये, फर्स्ट 30 क्वेश्चन सेकंड पार्ट के रिपीटेड थे। और मेरे को तो बीच में यही लग रहा था कि पूरे 150 तो नहीं आ रहे हैं, और मैं डर रहा था। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे को डर लग रहा था यार खुशी को मेरी नजर ना लग जाए, सारे आते हैं। और मतलब वो पहला जो सेट था क्वेश्चन का ना, तो मैंने 4 क्वेश्चन मार्क किए थे जो कि मैं रिचेक करना चाहता था वो आंसर, मैं वो भी नहीं रिचेक कर पाया, मतलब टाइम ही नहीं मिला, टाइम चला गया। तो वो जो है पहले 30 क्वेश्चंस जो थे वो करने में मेरे को 5 मिनट्स ही लगे होंगे, क्योंकि वो सब रिपीटेड थे। अब अगर वो रिपीट ना हुए होते, फिर मैंने पीवाईक्यूज ना देखे होते, तो ऑब्वियसली मेरा ही लॉस था। वो तो श्योर है। और मेरे भी पहले पार्ट में मेरे 148 मिनट्स हो गए थे और 150 क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट तो बहुत ही, मतलब दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में मैं ऐसे मतलब स्क्रीन के सामने बैठ के ऐसे सॉल्व कर रहा था, और दूसरे पार्ट में मैं रिलैक्स होके ऐसे सॉल्व कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बाद काफी एंजाइटी भी रही, और बाहर जितने बच्चे बैठे थे तो सब यही कहते कोई बात नहीं सेकंड पार्ट अच्छा होगा, कोई बात नहीं सेकंड पार्ट अच्छा होगा। तो फॉर्चुनेटली सेकंड पार्ट अच्छा हो गया, तो नहीं तो पहले पार्ट ने तो बहुत डरा दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इंपॉर्टेंस इज फॉर ग्रांड टेस्ट? ग्रांड टेस्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांड टेस्ट एक्चुअली मेक यू फील लाइक यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन, क्योंकि क्यूबैंक और ग्रांड टेस्ट में यही फर्क है। ग्रांड टेस्ट में यू गेट 300 क्वेश्चन एट द सेम टाइम, और उनके आपको आंसर्स भी नहीं मिलते साथ के साथ, सो यू नेवर नो आप क्या आंसर कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और आप करते जाते हो। एंड ग्रांड टेस्ट में ही यू कैन सिट फॉर लाइक 5 आवर्स और समथिंग, उतना टाइम को आपको स्पेंड करना है। उतना ही नहीं है एक्चुअली में, ग्रांड टेस्ट में आपको पता चलता है कि 19 सब्जेक्ट्स एक साथ कैसे पूछ सकते हैं, और आपका टाइम का भी, मतलब एक 150 क्वेश्चन आप टाइम पे सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो टाइम का पता चलता है। जो ये सब्जेक्ट का वेटेज वाला क्वेश्चन रहता है बच्चों का, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी थोड़े बहुत डाउट सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि एग्जाम में जीटी में किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो एप्लीकेशंस हैं मार्केट में वो यही ट्राई करते हैं कि जैसे एफएमजी में एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया हम उसी को फॉलो कर सकें। तो ग्रांड टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सुना लाइक प्रेप लैडर में बहुत ही हार्ड ग्रांड टेस्ट होते हैं। मैंने एक दी है ग्रांड टेस्ट, उसमें मेरे 130 आए थे। अच्छा ठीक है, मैंने तो दिया ही स्टार्टिंग से प्रेप लैडर है। मैंने मैरो के भी जीटीज मॉक्स दिए थे जो एफएमजी वाले थे, तो ठीक है। ऐसे मुश्किल तो मेरे को नहीं लगेगा, क्योंकि मैं शुरुआत से प्रेप लैडर का ही दे रहा था। ये है कि जो ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट इस टाइम पे, वो मैं एड्रेस कर लेता हूँ कि जैसे अगर आपने मैरो लिया था, आई सपोज आपका मैरो ही था एप्लीकेशन, तो आपने मैरो के जब आप जीटीज देते हो तो आपको पता चल जाता है 1, 2, तीसरे जीटी तक आपको पता चल जाता है ये पिछले जीटी में भी क्वेश्चन आया था, ये पिछले जीटी में भी क्वेश्चन आया। तो वो एक जो पैटर्न है ना, वो मतलब मान लो आप 600-700 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं का कॉम्बिनेशन बना के जो है 300 क्वेश्चन का एग्जाम बनता रहता है। तो वही टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ऐप में होते हैं। सिमिलरली प्रेप लैडर का चलता है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन रिसर्व रखे हैं और उसी में से वो फिल्टर करते करते एग्जाम बनाते रहते हैं। तो एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जीटीज देते रहो, ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस पता चले। तो जैसा आप कह रहे हैं कि प्रेप लैडर का मुश्किल लग रहा था, दैट्स मे बी बिकॉज वो नए क्वेश्चन थे, एक्चुअली आपके लिए मुश्किल नहीं थे, वो नए थे। बाद में वो मैंने पूरा हाँ, तो जैसे ही मैंने मैरो का दिया जीटी, तो मैरो की जीटी में मेरे को फील हो रहा था, मैं कहा यार ये टॉपिक ये क्यों पूछ रहे हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है।
जबकि फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करी जिनके पास मैरो था, तो वो कह रहे थे हाँ ये तो पिछले जीटी में भी आया था, हमको आता है। तो बाय द टाइम वो हमको रियलाइजेशन होगी थी कि रिपीट होने वाला है, और उसमें हमने फिर वीडियो भी बना दी थी बिफोर द एग्जामिनेशन कि भाई अलग अलग जीटी देना शुरू करो, सिर्फ एक ऐप पे मत रिलाय करो इतना। तो आपने मतलब कितने मंथ ऐसे फोकस करके ये एग्जाम के लिए पढ़ा? मतलब पहले तो आप पढ़ते ही थे, मतलब हम पढ़ते ही है पहले, मतलब कितने मंथ फोकस, मतलब ये 3 मंथ मैंने फोकस से पढ़ा? देखो फोकस का मैं बताता हूँ, जो सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहा है ना वो स्टार्टिंग में रहा, जब मेरे को वीडियो लेक्चर्स देखते थे। तो वीडियो लेक्चर्स मैंने स्टार्ट करे हैं फेब से 2021। तो फेब से मैंने शुरू करा वीडियो लेक्चर्स, एनाटॉमी वगैरह जो सब्जेक्ट की सीरीज थी उसी सीरीज में मेन वीडियोस देखी है। तो तब मेरा फुल फोकस होता था, लाइक 8 से 10 घंटे में बैठा रहता था अपनी चेयर पे, और बस लेक्चर्स खत्म करने होते थे और नोट्स पे हाईलाइट करना होता था, दैट्स इट। तो तब मेरा सबसे ज्यादा फोकस था। मेरा सारा सिलेबस जो था मेन वीडियोस देखने का वो खत्म हुआ है जनवरी एंड में। वो भी मेरे को 2-3 सब्जेक्ट्स जो है रैपिड रिवीजन करने पड़े, छोटे सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं कह रहा था कि जनवरी से मैं आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहता था। बीच में कहीं कहीं बिजी हो रहे थे, कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह थी, तो उसमें डिले हो गया था। उसके बाद जब एक बार जीटी दे दिया, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद मैंने प्लान बनाया था व्हाइल वाचिंग वीडियो लेक्चर्स जनवरी में कि 1 जनवरी से जीटी देना स्टार्ट करना है, क्योंकि उससे पहले कभी जीटी नहीं दिया था। तो 1 जनवरी से 10 डेज के गैप पे मैंने स्टार्ट करा जीटी देना। तो धीरे धीरे जीटी के स्कोर्स इंक्रीज होते रहे, वीडियो लेक्चर्स खत्म हो गए। और जीटीज की दूसरी बात होती है कि जीटीज में जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको एनालाइज करते हो, तो वो एक दैट्स अ फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन इटसेल्फ। तो वो भी आपको आइडिया देता ही रहता है और कॉन्सेप्ट्स उसमें भी क्लियर होते रहते हैं। तो वो सब करते करते ना, मेरे कहने का मतलब है कि लास्ट के 3 मंथ्स जो बोलते हैं ना फोकस प्रिपरेशन, मैंने सबसे ज्यादा चिल ही लास्ट के 3 मंथ्स में करा। मतलब टीवी देखना घर पे, बाहर खाने पीने चले जाना, शादियों में चले जाना घूमने, तो मतलब सबसे ज्यादा फन ही मैंने लास्ट के 3 मंथ्स में करा है। और मेरे को उस चीज का एक्चुअली डर भी लगने लग गया था, यार मैं इतने मजे क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जीटी में स्कोर आने लग गया, 150 से ऊपर आने लग गया, कॉन्फिडेंस आने लग गया, टॉपिक्स एक बार क्लियर होने लग गया। तो फोकस्ड वाला जो पार्ट है ना, तो ऐसा फोकस नहीं था कुछ लास्ट के महीने में, कुछ फोकस नहीं था, शुरुआत में था जितना था। तो आप बता सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आए मतलब ये वीडियो पे? हाँ क्यों नहीं। तो मेरा स्कोर आया है 187 आउट ऑफ 300। मतलब कंसीडरिंग 10% रिजल्ट इज रियली गुड स्कोर, लाइक 187। 10% वाज सरप्राइजिंग यार एक्चुअली। तो उस हिसाब से लाइक आई माई सेल्फ वाज थिंकिंग लाइक कि शायद मेरे भी 200 से ऊपर आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार ठीक है सब तो आ ही रहा है मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि जितना पिछले ईयर से आ रहे थे ना क्वेश्चंस, जिस तरह के पैटर्न आ रहे थे, दिसंबर का जैसा एग्जाम गया एक्चुअली में, तो वो मेरे को इजी लगा, दिसंबर वाला इजी लगने लग गया था मेरे को। ठीक है, तो मैं कहा अगर वैसा ही आ रहा है तो फिर तो 200 से ऊपर आ जाएगा। इट्स नॉट दैट कि मेरे को कोई वो हो गया था, अहंकार टाइप कुछ नहीं हुआ था, बट एक कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस, नहीं ठीक है, इवन कि सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सब फ्रेंड्स का जो हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे, हम जीटी देते थे कि जीटी में इतना आ रहा है, अगर जीटी में 180 190 आ रहा है तो उसमें तो आ ही जाएगा, उसमें तो आ ही जाएगा, उसमें तो ज्यादा ही आता है। एग्जाम तो इजी होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने दिसंबर में क्लियर करा, तो वो कह रहे थे यार हमारा तो जीटी में एक बार आया था 150 से ऊपर, और एक्चुअल एग्जाम में देख हमारे इतने ज्यादा आ गए, तो फिर तेरा भी आ ही जाएगा। तो वो था एक, वो भी कारण था कि मैं चिल कर रहा था लास्ट के मंथ्स में। मेरी जो लास्ट जीटी थी उसमें मेरे एग्जैक्टली 186 आए थे, और सेम मार्क्स मेरे ये एग्जाम में आए हैं 185। अरे वाह, कुछ ज्यादा भी नहीं, और मुझे लगा था कि 200 से पार तो चला ही जाएगा, क्योंकि जीटी में 186 आ गए। हाँ, तो ये लग रहा था, सबको लग रहा था। बाकी 10% रिजल्ट ऑब्वियसली आया है, क्योंकि देखो हर दूसरे या फिर तीसरे, एक्चुअली में तीसरे में एफएमजी जो है या फिर एनबीई जो है वो इस एग्जाम के पैटर्न को बदलता है। ये पैटर्न इनका रहा है, इन्होंने अगस्त 2020 में बदला, तब रिजल्ट गंदा हुआ, फिर अब हो गया। अभी दिसंबर में देखना, आप दिसंबर में 20% होगा पासिंग रिजल्ट, मैं आपको अभी बता होगा।
क्योंकि अब नहीं ये बदलेंगे। तो मैं इसीलिए बाकी स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि यार अभी है ना, मेहनत कर लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अभी पास हो रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप सितंबर में अभी ग्रेजुएट हो रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है तैयारी करने का, फिर भी यार ट्राई करो, देयर आर स्टिल चांसेस कि आप निकाल लोगे। क्योंकि हमने वो झेल लिया, जो चेंज होना था ना, वो जो चेंज था ना, वो हमने झेला है, एंड दैट्स द रीजन कि 10% रिजल्ट आया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं कि अभी जो स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हाउ वन शुड प्रिपेयर, लाइक वी हैव ओनली 4 months। 4 months है ना सिर्फ, तो वैसे तो सेम टॉपिक में वीडियो डाली हुई चैनल पे, बट उनके लिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको भरोसा रखना है अपने आप पे, ठीक है। अपने आप पे सबसे पहले आप भरोसा रखो कि 4 months इनफ होते हैं, एक लाइसेंशियर एग्जाम है। और भरोसा रखो इन 5 या फिर 6 सालों पे जो आपने अपने मेडिकल स्कूल में लगाए हैं, ठीक है। जो आपको वहां नहीं आता उनको याद कर करके बुरा मत फील करो, अच्छा फील करो अपने बारे में। और उसके बाद उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ सबसे पहले आप PYQs देखो। 2020 अगस्त से शुरू कर दो, जब से पैटर्न चेंज, वन लाइनर जब से कम हुए हैं, टिल दिस जून 2022 सारे PYQs देखो और खत्म कर दो। ये 10 दिन का काम, 10 दिन का भी काम नहीं है वैसे, लेकिन आप 10 दिन में खत्म करो। और 10 दिन में ये सब टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं उनको याद करके एक जगह किताब में बंद करो। फिर उसके बाद शुरू करो रैपिड रिवीजन, किसी भी ऐप का, मैरो प्रेप का रैपिड रिवीजन शुरू करो और उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कंपेयर करने बैठोगे, मेरा बेटर है, तेरा बेटर है, ऑफलाइन कोचिंग बेटर है कि ऑनलाइन कोचिंग बेटर है। इस चीज का आपके पास टाइम नहीं है। आप सीधा पढ़ोगे तो सब बेटर है, ट्रस्ट करो और खत्म करने आपको वीडियो लेक्चर। सीधी सी बात ये है, समझते हुए खत्म करो। और लास्ट के 2 महीने, जैसे अगर 4 महीने है ना, 2 महीने में 2 महीने इनफ होते हैं, ठीक है, कि आप रैपिड रिवीजन खत्म कर दोगे, मैरो की या प्रेप की, किसी की भी। अगले जो 2 महीने हैं, 2 महीने में से 2 महीने में एक तो आपको दोनों महीने जीटीज देते रहना है। टाइम इंटरवल अपने अकॉर्डिंग रख लो, 10 दिन का रख लो चाहे, ठीक है। हर 10वें या फिर 11वें दिन आपको जीटी देना है और उस जीटी को एनालाइज भी करना है और अलग अलग सोर्सेस से देना है, ठीक है। पैरेलल में आपको पहले महीने में तो आपको रिवीजन करनी है सारे नोट्स के। जो रैपिड रिवीजन वाले नोट्स होते हैं, मेन नोट्स नहीं, रैपिड रिवीजन के जो नोट्स होते हैं उनको पढ़ो, ठीक है। उसी महीने में खत्म करो, 1 महीने में ऊपर से पढ़ के। और जो लास्ट का 1 महीना बचता है, उसमें सिर्फ आपको एक अपनी पर्सनल कॉपी बनानी है, जिसमें आपको उतने ही पेजेस भरने हैं जो लास्ट के आप 5 दिन में पढ़ सको। सिर्फ उतना बनाना है और बाकी चीजें आपके दिमाग में याद रह जानी चाहिए। सब कुछ जो याद है वो भी मत लिखो। ट्रस्ट करो यार, अपने दिमाग पे ट्रस्ट करो। तुम डॉक्टर, अगर तुम ग्रेजुएट हुए हो, कुछ तो आता ही है ना यार, कुछ तो आता है, उस पर भरोसा रखो। मतलब अपने दिमाग पे भरोसा आता है, उसको भी नोट्स में लिख देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम ही वो है कि आधे लोगों को नोट्स बनाना नहीं आता और नोट्स लंबी कर देंगे। नोट्स शॉर्ट होनी चाहिए और नोट्स लंबी कर देंगे। हाँ, नोट्स का मतलब ही होता है कि जो चीज आप लास्ट में रिवाइज कर सके। लास्ट के 10 दिन में आप कोई ऐसी चीज, मतलब लास्ट के 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। ये आपका गोल होना चाहिए। किसी भी प्रिपरेशन के लिए, कोई भी एग्जाम होना, आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं इतना नॉलेज ग्रैब कर लूं कि बस जितना मेरे को नहीं आता हो ना, वो मैं लास्ट के 10 दिन में पढ़ लूं। वो सही है, ये आपका गोल होना चाहिए। तो आपको इस हिसाब से बढ़ते जाना है, सीखते जाना है। और कह रहा हूं कि लास्ट के 1 मंथ में आपको फील अच्छा करना है। मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, मेहनत उससे पहले करनी है। लास्ट के महीने में आपको बस एक अच्छा पॉजिटिव फील होना चाहिए। आपको ट्रस्ट होना, कोई भी जीटी दे रहे हो पॉजिटिव लो। बाकी YouTube पे लाइव सेशंस होते हैं अलग अलग ऐप के, वो देखो, उससे भी अच्छा लगता है यार। क्योंकि मैंने खुद ट्राई करा है और काफी अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है मेरे को, ये क्वेश्चन भी आता है। अगर नहीं आता है तो उसको भी पॉजिटिवली लो कि हाँ यार ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये भी आ गया अब तो ये भी नहीं छोड़ूंगा अगर रिपीट हो गया। तो वैसे अप्रोच के साथ आगे जाते रहो। 4 महीने कम नहीं होते हैं, एग्जाम तुम्हारा निकल जाएगा, ट्रस्ट। मतलब अभी आपने कितने आवर्स दिए, मतलब आप कितने आवर्स दे रहे थे, और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको कितने आवर्स देने चाहिए हर दिन?
देखो हर दिन के आइडियली आपके 24 घंटे में से 10 घंटे भी दोगे ना, 10 घंटे इफेक्टिव इनफ। लोग 12-12, 14-14 घंटे पढ़ते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए, नीट पीजी के लिए, आईएनएस सेट के लिए। तो तुम 10 घंटे तो दो। 10 तो घंटे तुम अगर तुम 10 घंटे दे रहे हो तो तुम कोई बड़ा महान काम नहीं कर रहे हो। 10 घंटे हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने नहीं पढ़ने की आदत और तुम सीधा बैठ जाओ 10 घंटे, वैसे नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके आज बढ़ेंगे। देखो वीडियो लेक्चर्स देखना इजी प्रोसेस है। द इजीएस्ट प्रोसेस फॉर अ प्रिपरेशन इज वाचिंग वीडियो लेक्चर्स। उसमें आपको कुछ करना ही नहीं, आपको सुनना है। तो वो बेस्ट टाइम है कि आप अपनी आदत बना लो ज्यादा देर तक बैठने की, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठो तो आप 10 घंटे आराम से बैठ सको। वो ठीक है। मतलब मैंने और उस प्रिपरेशन से पहले, सॉरी मिस हो गया था, उस प्रिपरेशन से सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना है। जैसे ही आपके पीवाईक्यूज खत्म हो जाए 10 दिन में, आपको एक शेड्यूल बनाना है अपने लिए, जिसमें आपके लास्ट के 2 महीने जो है ना सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए बचे और पहले 2 महीने सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के लिए हो। इस तरह आपको मैनेज करना। मैंने जब वीडियो लेक्चर्स देखना शुरू किया था, तब पहले 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वैसे वैसे करके मैं 10 घंटे तक ले गया। 10 से ज्यादा मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे पता था मैं 10 से ज्यादा जाऊंगा दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, इसलिए मैं 10 तक ले गया। बाद में मैंने रिवीजन में भी, रिवीजन करते हैं वो वीडियो लेक्चर्स अलग है और रिवीजन्स भी अलग है। तो रिवीजन करते वक्त वो मतलब आलस बहुत आती है, बोर फील करते हैं। तो मैं पहले थोड़े थोड़े घंटे करके ग्रेजुअली बढ़ाया, इसलिए आप बोर भी नहीं होगे और आपको फटीग भी महसूस नहीं होगा जब आप 10 या 12 घंटे करोगे तब। एग्जैक्ट, मतलब वो रहता है। मतलब देखो यार, आफ्टर ऑल यू आर अ मेडिको, एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो इज अ मेडिको, और हम नॉर्मल ब्रीड नहीं होते। ठीक है, देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट अस, और अगर नहीं है तो खुद को डिफरेंट बनाना पड़ेगा। मेडिको बनने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। मतलब हमारे मारवा सर बोलते हैं कि आंखों में जब तक आंसू नहीं आ जाए, उतना फैटिग फैक्टर नहीं आ जाए, तब तक पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो मतलब उस डेडिकेशन के साथ बैठना चाहिए। और जो बोरियत वाली बात कही आपने, बहुत सही बोला है। मतलब फैटिग से ज्यादा बोरियत होती है। ठीक है, वो बोरियत ही हमको लगता है यार अब तो थकावट होगी, नींद आ रही है। तो माइंड को ट्रेन करना है सबसे पहली बात। वीडियो लेक्चर्स में बोर नहीं होते, वो निकल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए बोलता हूँ अपने जो भी कनेक्टेड है मेरे साथ मेडिकोस, उनको मैं यही बोलता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स के टाइम पे जब आप बोर नहीं हो रहे ना, आपको हाईलाइट करना, एनोटेट करनी है इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ वो हाईलाइटेड पार्ट पढ़ो, ताकि वो हाईलाइटेड पार्ट जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में वो वीडियो लेक्चर बजना चाहिए। इस टाइम पे सर ने क्या कहा था। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने, हाईलाइट करते जाओ, ताकि बाद में रिवाइज करते टाइम आप उन्हीं नोट्स को पढ़ो। वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे फैटिग आएगा, नींद आएगी। कितना पढ़ोगे यार, हाईलाइटेड पार्ट पढ़ो सिर्फ। वैसे मैं ऐसे करता था कि मुझे टारगेट है मेरा 10 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, तो लैपटॉप पे वो स्टॉप वॉच लगा देता था। जब भी मैं सीट से खड़ा हो रहा हूँ, पॉज किया टाइम को, पानी पिया, जो करना है वो किया, बाद में आया, बाद में प्ले करके टोटल 10 घंटे, मतलब 10 घंटे ऐसे करता हूँ। क्योंकि कोई लोग ऐसा करते हैं कि मैंने टोटल 10 घंटे पढ़े, बस उसमें सब आ गया। अच्छा। तो मतलब ये तो आपने जो बात करी है कि स्टॉप वॉच लगा के आप जितना देर पढ़ रहे हो सिर्फ उतनी देर आप टाइम कैलकुलेट करते थे, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है ये चीज। लेकिन जैसे मेरे टाइम पे मैं क्या करता था, क्योंकि मेरे को भी मुश्किल होता था इतनी देर तक बैठे रहना, तो मैंने स्टडी विद मी लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया अपने चैनल पे। मैंने देखा। तो वो जो स्टडी विद मी था ना, इवन तो मेरे व्यूअर्स तब नहीं थे यूट्यूब पे, इतना कुछ नहीं था, बट स्टिल मेरे को फील होता था कोई ना मेरे को देख रहा है। तो अब और अगर मैं स्टडी विद मी बोल के अगर मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँगा ना वहां पे, तो यार ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उस मोटिवेशन के साथ में बैठ के वो सेशन क्या करता था 6, 7, 8 घंटे के, जब तक मेरा फोन भी डेड हो जाता था। फिर वो सही किया। तो मेरे लिए वो एक थी मोटिवेटिंग फैक्टर। मतलब वो एक ग्लू है सीट से चिपकाने के लिए आपको। हाँ एग्जैक्टली। अभी लास्ट में मतलब जो लोग फेल हुए ये, और जो लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार,
उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यार स्टूडेंट्स रह गए हैं ना, पहली बात तो मतलब जो फेल हो गए हैं अभी, उनके लिए सबसे पहली बात देखो, फेलियर इज अ पार्ट। जो आज पास हुआ है मे बी वो कल फेल हो जाए। अगर मैं कल पास हुआ फिर मैं आगे चल के फेल हो जाऊं किसी और एग्जाम, ठीक है, तो सबसे पहले तो दिल छोटा नहीं करना है। उसके बाद जो आपको सेकंड चीज करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कैलकुलेट करना है कि आपका स्कोर कितना आया है, आपको मेहनत कितनी जरूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मान लो आपके 140, मतलब अगर किसी के 140 से 150 के बीच में होते हैं ना, तो वो लक फैक्टर की वजह से बेचारे फेल हुए, ठीक है। तो मैं उनको ऑनेस्टली मैं उसको कंसिडर भी नहीं करता कि वो फेलियर्स हैं, बट अब ऑब्वियसली 6 महीने उनको और रुकना पड़ेगा, तो वो अनफॉर्चुनेट थिंग है। तो जिसके 140 से 150 के बीच आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके बेसिक्स क्लियर है, उसको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, तो उसको जरा सा पॉलिश करना है और वो अच्छा स्कोर ला सकता है, इतनी सी बात है। वो भी रीजन है इस चीज के। कुछ लोगों को पढ़ते बहुत है, नॉलेज आ जाती है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस करने की बारी आती है, वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स में वो लैक कर जाते हैं, डाउट्स में आ जाते हैं, मतलब ये है कि ये है। हाँ, तो वो ऑप्शंस में कंफ्यूज जाएंगे। ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं हुए तो मतलब जिनको अगर पक्का नहीं पता, ये आंसर पक्का नहीं है, तो आइडियली आपको इस केस में क्या करना चाहिए, आपको एक स्मार्ट गेस मारना होता है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है, ठीक है, मतलब हम एफएमजी स्टूडेंट से ये क्या सुनना चाहता है। तो आपको कई बार उस हिसाब से क्वेश्चन भूल के, क्वेश्चन की सिर्फ स्टेम पढ़ के आपको गेस करना पड़ता है इस टॉपिक से ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो वो आपको उस हिसाब से कई बार आंसर करना पड़ता है। कई बार आपको क्वेश्चन ही भूल जाओ, सिर्फ ऑप्शंस में से चार में से 3 को रूल आउट करके एक चूज करना पड़ता है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं स्मार्ट आंसर गेस करने का। तो ये चीज जो है ना, ये आर्ट जो है, ये एक आर्ट है, और ये आर्ट में भी हम फॉरेन स्कूल में थे, जैसे मेरे कॉलेज में तो शुरुआत से एमसीक्यू वाला पैटर्न रहा है, मेरे में भी, ठीक है, तो हमको उसकी प्रैक्टिस होती है। किसी को प्रैक्टिस नहीं होती तो उसको जीटीज दे के, मॉक दे के ये प्रैक्टिस, ये आर्ट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ नॉलेज रख के कुछ नहीं होगा अगर आप उसको एक करेक्ट फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तो 140 के जो रहने वाले हैं उनके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स बेटर करो और थोड़ा पॉलिश करो, रिवाइज करो। दूसरे हैं जो बार बार फेल हो रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि यार पहले तो डिसाइड करो आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आप अपने आप को कैटेगराइज करो, क्योंकि अगर आप कैटेगराइज खुद को कर पाओगे तभी आप प्रिपेयर कर पाओगे। अभी आप देखो फॉरेन स्कूल से आप भी, हम भी हैं, हमारे व्यूअर्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है, वी नो हर तरह के बच्चे पास हो ही जाते हैं एट द एंड, ठीक है, लेकिन एफएमजी में नहीं होते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप ब्लाइंडली नहीं आगे चल सकते, तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करो, अगर नहीं आता एक्सेप्ट करो, हाँ मुझे नहीं आता है, इसीलिए मेरा स्कोर इतना कम आ रहा है और बार बार आ रहा है। एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप अच्छे से मेहनत कर पाओगे, तभी मेन वीडियोस पे जा पाओगे। क्योंकि मेरे को जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम लगती है ना लोगों की, देखो 2 तरह के लोग हैं जो रिकरेंट फेलियर्स हैं। एक है जो टाइम पास तो नहीं एक्चुअली, जो कहीं और पे टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं पे बिजी हैं, और जैसे ही मंथ आता है जून का या दिसंबर का, वो एग्जाम देने आते हैं। ऐसे लोगों को मैंने अपने सेंटर्स में भी देखा और उनसे बात भी करी, ठीक है, उनको कोई एंथुसियाज्म भी नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब लिटरली मैंने जिसको सुना उसने यही बोला कि हाँ यार मैं तो कब से 2014 से मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैं तो टाइम पास के लिए आ जाता हूँ इसमें, ठीक है। दूसरा है जो पढ़ रहे हैं फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ सबसे पहले ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इसको छोड़ दो, कुछ नया पढ़ो। शायद आपकी पढ़ ही गलत है, आपकी प्रिपरेशन ही गलत है। तो जो प्रॉब्लम है, जो लोग बार बार सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ के सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे, तो शायद आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन इनफ नहीं है। अगर आपने अपने कॉलेज में कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं करे हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स, टॉप करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुमने कितना स्कोर लाया, अगर कॉन्सेप्ट ही बिल्ड नहीं है तो रैपिड रिवीजन आपको हेल्प नहीं करेगा इतना।
आपको मेन वीडियोस में जाना पड़ेगा, आपको 6 महीने से ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। सिर्फ 6 महीने में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप 5-6 साल की पढ़ाई 6 महीने में नहीं कर सकते। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, मैं भी उनकी जगह पे होऊंगा ना, मैं भी यही सोचूंगा कि यार जून में फेल हो गया, अभी दिसंबर में एग्जाम देता हूँ, तो 6 महीने के लिए कैसे पढ़ाई करना है, ये पढ़ना है, बस इतना सा पढ़ लूंगा। और दिसंबर में फिर फेल हो गया, फिर अगले साल अरे जून आ रहा है, 6 महीने में एग्जाम, फिर वही 6 महीने का पढ़ूंगा और फिर फेल हो जाऊंगा। मतलब अपने आप को तो 1 साल दो, फेल हो रहे बार बार, 1 साल दो, अच्छे से प्रिपेयर करो और पास हो जाओ। हाँ, अरे लर्न करो, सबसे बड़ी बात है, तो सीखो ना। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कॉलेज में नहीं सीखा आप सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है, सीख तो कभी, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक चीज होती है, आप हमेशा नई चीज सीख सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना मटेरियल बनाना पड़ेगा, आपको अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। एक लॉन्ग टर्म सोचो, आप शॉर्ट टर्म गोल मत रखो, लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि अगर आपने एक बार लॉन्ग टर्म सोचा ना, आगे नेक्स्ट आ रहा है, जो भी एग्जाम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो बेसिक नॉलेज, हाँ, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, जिसने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करे हैं, वो क्लियर कर ही लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जिसके कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड हो रखे और जो PYQs का रट्टा मार रहा है, सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स का रट्टा मार रहा है, अब FMG उस प्रिपरेशन से नहीं निकलता। मैं भी 2-3 साल पहले निकल जाता और रट्टा मार के, अब नहीं निकलता। अभी वन लाइनर आते ही नहीं, अब वन लाइनर आते ही नहीं। ये एग्जाम में देखा, कोई वन लाइनर नहीं, सभी क्लिनिकल, कोई वन लाइनर नहीं, कोई इमेज नहीं, इमेज भी नहीं। हाँ, मुश्किल से 10 ही इमेज होगी। हाँ, और ऑन द अदर हैंड जिसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, तो उसी को ये क्लिनिकल को इजी लगते हैं। हाँ, क्योंकि क्लिनिकल क्वेश्चन में 3-4 कैच वर्ड्स होते हैं। हाँ, क्लिनिकल क्वेश्चन मुझे ज्यादा इजी लगा, दूसरा पार्ट मुझे ज्यादा इजी लगा, उसमें क्लिनिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, तो मुझे वो इजी लगा। हाँ, एग्जैक्टली, जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना, जिसको कहानी पता है, तो उसको कहानी का एक आध शीर्षक भी दिख जाए ना, तो वो पहचान लेता है। मतलब कहने का मतलब है, क्लिनिकल क्वेश्चन में 3-2 एटलीस्ट 2 तो होते ही है कैच पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आप जिससे आप गेस कर सकते हो किस बीमारी की बात कर रहा है और एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर बिल्ड नहीं करोगे, तब तक तो आपको क्लिनिकल क्वेश्चन डराता ही रहेगा। मतलब ये इस एग्जाम में आया था कार्डियक टेम्पोनेट का, वो मफल्ड हार्ट साउंड, और 3 कैटेगरी, 3 फीचर्स है उसके कार्डियक टेम्पोनेट के। एग्जैक्टली, वो तीनों के 3 उसमें ट्रॉटर स्ट्राइड है उसका। तो हाँ, तो वो चीजें आती है। सो अभी वीडियो को खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर joining with me and sharing your knowledge with our channel, and it was pleasure to talk to you. Yeah, pleasure is all mine, buddy. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। The purpose is कि भाई स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए इससे, तो वो कुछ इम्प्रोवाइज कर पाए, इवन लाइक अगर फॉलो नहीं कर सकते स्ट्रेटेजी, एटलीस्ट इम्प्रोवाइज थोड़ा लर्न करो, ठीक है। और ऐसे ही पॉडकास्ट सुनते रहो आकाश के चैनल पे। तो आपके भी चैनल पे आप भी अच्छे वीडियो बनाते हैं, मैंने आपके सभी वीडियो देखे बैठ के। सीरियसली थैंक यू वेरी मच। तो बस सब्सक्राइब करिए गाइस आकाश को, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी बडी। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर।